Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. This is the second part of our two short video, जो कि रिवीजन वीडियो है. इससे पहले कि आप ये पूरा वीडियो देखें या फिर वीडियो बीच में से स्किप कर दें, आई जस्ट वांट यू टू विश ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम एंड आई होप कि आप सब एक्सेल करें और आप जितने परसेंटेज चाहते हैं मैथ्स में उतने परसेंटेज आपके आ जाएं. बस थोड़ा सा हार्ड वर्क लास्ट डे पे भी करने की ज़रूरत है. थोड़े से फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए, जो क्वेश्चंस आपको थोड़े टिपिकल लगते हैं वो कीजिए, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. ये नहीं है कि पूरी रात जाग जाना है और सुबह उठ नहीं पाए, या फिर नींद कम नहीं लेनी है. ठीक है, नींद प्रॉपर होनी चाहिए आपकी. ये सब चीज़ों पे ध्यान से फोकस दीजिए एंड यू विल एस द टुमारोज एग्जाम. तो अब जो अगले हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 8 से 14 तक, इन चैप्टर्स में उतने ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं हैं, तो इसलिए ये वाला वीडियो थोड़ा ब्रीफ होने वाला है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. नाउ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में, दैट इज ओनली फोकस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही हम फोकस करते हैं यहाँ पे. तो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है. साइड ऑपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. एंड द थर्ड साइड जो होती है, जो 90 डिग्री और गिवन एक्यूट एंगल के बीच में होती है, उसको हम बेस बोलते हैं. तो जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये 90 के ऑपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो जाएगा. यहाँ पे ये 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये थीटा और 90 के बीच में बेस और थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर. तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में डिफरेंशिएट करना है. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे अगर हम ये बोलें साइन ए, तो साइन ए इज एन एब्रीवेशन फॉर साइन, SINE ऑफ ए, एन एंगल ऑफ ए. ऐसे कोसाइन का एब्रीवेशन होता है कॉज ए. तो अगर हम देखें, ये साइन को सेपरेट किया गया है ए के साथ. तो अगर मैं साइन को अकेला लिख दूं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एंगल ए का सिग्निफिकेंस तो होता है अकेले का, बट साइन का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. तो अगर कुछ ऐसा आ जाए जैसे कि लेट्स से साइन 30 डिग्रीज बाय लेट्स से 30, तो यू कांट जस्ट कैंसल 30 एंड 30. ठीक है, इस तरह से ये कैंसिल नहीं होते. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि साइन को हम एंगल से सेपरेट नहीं कर सकते. या फिर कभी ऐसा आ जाए 2 साइन 30 डिग्रीज, तो इसको मैं सीधे साइन 60 डिग्रीज नहीं लिख सकता. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है. ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है, ये एक रियल नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता. साइड्स की तरह इसका सेंटीमीटर या यूनिट्स कुछ यूनिट नहीं होता. द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ऑन ओनली द एंगल. सिर्फ एंगल पे डिपेंड करती है और साइड्स पे डिपेंड नहीं करती है. द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स इफ द एंगल रिमेन्स द सेम. अगर एंगल सेम रहेगा तो साइड्स के साथ वो वेरी नहीं करेगी. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन कॉट थीटा. सिमिलरली कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन tan थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा. साइन और कोसीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे tan है तो यहाँ पे कॉट है, टेंजेंट को टेंजेंट, यहाँ पे को है तो यहाँ पे को नहीं आएगा, साइन में को नहीं है तो कोसीकेंट में को आएगा. ठीक है, तो इस तरह से इनके रेसिप्रोकल्स को याद रखने का ये न्यूमोनिक्स है. तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट tan थीटा जो होता है दैट इज साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा जो होता है वो दैट इज कॉस अपॉन साइन. तो कॉट थीटा को याद रखने का ये तरीका है कि को वाले के ऊपर यहाँ पे को वाला ही आएगा, तो कॉट के ऊपर यहाँ पे कॉस वाला ही आएगा. उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. यहाँ पे 180 और 270 मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दे दिए, मतलब एक्स्ट्रा एंगल्स दे दिए. इनकी जरूरत नहीं है. 0, 30, 45, 60, 90 दैट्स ऑल यू नीड. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बनाया कैसे जाता है, इस टेबल को बनाया कैसे जाता है. सबसे पहले साइन 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4. ये सब लिखने के बाद 4 से डिवाइड किया जाएगा एंड इन सबका रूट ले लिया जाएगा. तो इससे हमारे पास साइन की वैल्यूज आ जाती हैं. जैसे यहाँ पे 0 आ गई, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. कॉस की वैल्यू इनके रिवर्स में चलती है. tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन होती है, कोसीकेंट की 1 अपॉन साइन एंड सीकेंट की 1 अपॉन कॉस. तो इस तरह से ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? दीज आर इक्वालिटीज व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये होल्ड ट्रू करती हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स. किसी भी एंगल के लिए ये होल्ड ट्रू करती हैं. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो स्पेशली करती हैं. तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर बेस्ड ऑन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की
दो दो की पेयरिंग में हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लिखने जाने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या फिर लेट्स से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो कई तरह से आपको मैनिपुलेशंस करने को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिखा जा सकता है, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, या फिर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। इसको कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों तरह से किसी भी फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। बस टर्म्स को इधर उधर किया है, ठीक है, एक टाइम पे किसी एक टर्म को अकेला कर दिया, जैसे एक बार 1 को अकेला कर दिया, एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला कर दिया, तो हमारे पास तीन मैनिपुलेशंस बन गई सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। आगे बढ़ते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। सो बेसिकली यहाँ पे हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि लेट्स से दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, और वो हाइट ऑफ ट्री पता लगाना चाहता है। तो यहाँ पे दिस इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि लेट्स से उसकी आई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तो उसको लेट के देखना पड़ेगा एक्चुअली। तो यहाँ से अगर वो देख रहा है हाइट ऑफ द ट्री, वो देखना चाहता है, अगर उसे ये एंगल पता है, ठीक है, एंड ही नोज द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, then he can easily find the height of the tree by applying the trigonometric ratios. तो इसका basically significance होता है to find the lengths and the heights of missing things. तो जैसे यहाँ पे देखा जाए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? जैसे लेट्स से दिस इज अ पर्सन, वो ऐसे एक लैम्प पोस्ट को देख रहा है, ऊपर एक लैम्प को देख रहा है, दिस इज अ लाइन ऑफ साइट जहां से वो उसको देख रहा है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम एक स्पैरो को देखें, वो एक नीचे देख रही है रैट को, ठीक है, और वो बेसिकली ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी जिससे वो देख रही है, और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो ये एंगल लाइन ऑफ साइट बना रही है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अगर हम रैट को देखें, अगर लेट्स से रैट यहाँ से इस पिजन को देख रहा होता है या स्पैरो को देख रहा होता, तो इस वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। So this would have been angle of elevation. तो बेसिकली ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इन दिस केस अगर वो पॉइंट ऊपर है, हमारे आई ऑफ ऑब्जर्वर से ऊपर है, देन इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो पॉइंट एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से नीचे है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट से नीचे है, लाइन ऑफ साइट अगर ऐसे नीचे को जा रही है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे सर्कल्स पे चलते हैं। अब सर्कल्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमने फिगर्स के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले आती है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? बेसिकली सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है? इट्स लाइक अ पिज्जा स्लाइस, कि अगर हमारे पास दो रेडियाए हैं और एक आर्क है, ठीक है, इनको इनक्लोज करने वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अगर अगर हमारे पास एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको सेगमेंट बोला जाता है। दिस इज अ माइनर सेक्टर, दिस इज द मेजर सेक्टर। सिमिलरली दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, एंड यहाँ पे ये आर्क हो जाएगी, दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क। नाउ टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट इज बेसिकली ये लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है। कॉर्ड होती है एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जाती है। सर्कमफ्रेंस जो आउटर सर्कल का बाउंड्री होती है, पेरिफेरी होती है, बेसिकली उसको सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर भी बोला जाता है। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, जो पूरी एंड टू एंड अगर सर्कल को देखा जाए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ डायमीटर। जो सेंटर से पास करके जाएगी कॉर्ड, दैट इज द डायमीटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मेजर एंड द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल are segments of the circular disc, but they are generally called the segments of the circle. Okay, तो आगे चलते हैं। tangents to a circle and a secant to a circle. secant जो होता है वो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करके जाता है या कट करके जाता है, और tangent जो होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन tangent एंड secant. सो नंबर ऑफ tangents फ्रॉम अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर है, ओके, तो यहाँ से
कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो यहां से कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता है, तो इससे जो भी लाइन बनेगी तो दैट ओनली बिकम्स अ सीकेंट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आयरॉनिक सा कर दिया है, हाउ इट बिकम्स अ सीकेंट। सो इट इज नॉट अ टेंजेंट, ठीक है, अगर कोई पॉइंट अंदर है सर्कल के, इट इज ओनली अ सीकेंट। आगे अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है, वहां से सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट जा सकता है, ठीक है, बाकी जितनी भी लाइन जाएंगी दोज विल बी सीकेंट। ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल एंड अदर विल बी सीकेंट। इनफाइनाइट सीकेंट्स आर देयर। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो वहां से सिर्फ दो टेंजेंट्स, एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स, एक ऊपर वाली साइड बन रहा है, एक नीचे वाली साइड बन रहा है। सो दो टेंजेंट्स ही बन सकते हैं अगर कोई पॉइंट आउटसाइड सर्कल है, वहां से सर्कल के ऊपर, बाकी जितने भी होंगे वो सीकेंट्स होंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी यूजफुल वन। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस और टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आई होप दिस इज ओके टू रीड। समटाइम्स दिस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल लाइन भी बोल देते हैं, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कि अगर कोई लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर है रेडियस के, तो दैट विल बी कॉल्ड अ टेंजेंट। अ लाइन विच इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस एंड इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इज कॉल्ड द टेंजेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज द सेम थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ आ सकता है आपको, इसका प्रूफ आप एक बार कर लीजिएगा। प्रूफ इज गिवन इन द एनसीईआरटी। सो कम चांसेस होते हैं इन सब के प्रूफ आने के, एक बीपीटी ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बट स्टिल इसके प्रूफ आ सकते हैं, और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी के तो बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास एक बाहर वाला पॉइंट है, यहां से हम दो टेंजेंट्स देख रहे हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल। सो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसे इक्वल आती है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। कैसे प्रूव किया जाएगा इसे, आप ऐसे देखिए कि लेट्स से ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, हमें पता है टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज साइड इज कॉमन, ये 90 डिग्री है, तो आरएचएस लगा के हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर द टेंजेंट्स विल बी इक्वल इन लेंथ। तो ये थ्योरम्स को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय द टेंजेंट्स एट द सेंटर आर आल्सो इक्वल। तो इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से प्रूव कर सकते हैं। टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, नाउ दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं? अगर दोनों टेंजेंट्स दूर दूर हैं तो हमारे पास चार टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये टेंजेंट्स और ये टेंजेंट्स, ठीक है। तो इन चार टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर दो सर्कल्स आउटर पॉइंट पे टच कर रहे हैं, लेट्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन टेंजेंट्स हो सकते हैं जो इस तरह से दिखेंगे। अगर सर्कल्स एक अंदर वाले पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दे टच ईच अदर इंटरनली, देन देयर विल बी जस्ट वन टेंजेंट। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, देन देयर विल बी नो टेंजेंट एट ऑल। एक केस यहाँ पे स्किप हो गया, अगर दोनों सर्कल्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 0, दीज आर द नंबर ऑफ टेंजेंट्स possible in the case of two circles. Yeah, this is the last case when there are two common points, so therefore इस केस पे हमारे पास दो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज नॉट इन द स्कोप ऑफ 10th क्लास, ये सब 11th क्लास में आएगा। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? बेसिकली 2 पाई आर होता है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। सो अब आगे हम चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हमें देखना है एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो लेट्स से ये वाली रिंग है हमारे पास बाहर वाली, इसका हमें एरिया अगर ढूंढना है, तो अगर हमें आउटर रेडियस और इनर रेडियस पता है, तो पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा? तो बेसिकली पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग में अंदर वाली रिंग का पेरीमीटर, अंदर वाले सर्कल का पेरीमीटर, आउटर वाले सर्कल का पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर ऐड हो जाएगा 2 पाई आर टाइम्स आर प्लस आर। डिफरेंस इन द सर्कमफरेंस विल बी 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। आगे बढ़ते हैं, तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। सो वेरी सिंपल थिंग कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है तो वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर हम सेमी सर्कल देखेंगे तो उसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर हमें पेरीमीटर देखना है, तो पेरीमीटर के केस में ये तो आएगा ही आएगा, विच इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पाई आर, एंड यहाँ पे एक डी आ जाएगा विच इज द डायमीटर, या फिर 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क।
नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है बेसिकली? क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जहां पे सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। सेक्टर को हमने सर्कल चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि 1/4 एरिया हो जाएगा, एंगल सेंट्रल जो है वो 90 डिग्री है। एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है बेसिकली? ट्वाइस ऑफ रेडियस में हम क्या ऐड कर देंगे? विल ऐड 2 पाई आर बाय 4। तो ये ऐड करके वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर मुझे सिर्फ थीटा पोर्शन की आर्क लेंथ देखनी है तो उसको थीटा बाय 360 कर देंगे, मतलब उस प्रपोर्शन में देख लेंगे। 360 का अगर 2 पाई आर है तो थीटा का कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सिंपल यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। एंड ऑल्सो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर देखना है तो दैट इज गिवन बाय थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इफ दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं दैट दिस इज गिवन बाय आर 2 टाइम्स आर प्लस एल, 2r प्लस एल। और यहाँ पे हमें डिग्रीज वाले पे फोकस करना है, ठीक है। दिस इज इन द स्कोप ऑफ 10th क्लास। 11th क्लास में जब हम जाएंगे तो हमें ये एक रेडियन का फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। व्हेन द एंगल इज गिवन इन रेडियंस देन लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा टाइम्स आर। थीटा इज बेसिकली एल बाय आर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे आया? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर किया तो 2 कैंसिल हो गया, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर आ गया। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, हाँ मेंशन है यहाँ पे फॉर्मूला। सो बेसिकली यहाँ पे थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर थीटा को मेजर कर रहे हैं हम रेडियंस में देन द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। तो हमें सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में फोकस करना है, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला व्हेन थीटा इज मेंशन्ड इन रेडियन। तो इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करना है। दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में कई बार आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के एरियाज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए दैट अगर साइड लेंथ हमें a पता है तो इट्स एरिया विल बी a स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ वेयर l इज द लेंथ एंड b इज द ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस, ये तो पता ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। या फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इन हीरोन्स फॉर्मूला इज गिवन बाय रूट s, s minus a, s minus b, s minus c, where s is what? S is the semi perimeter a plus b plus c by 2. Also area of parallelogram is base times height, अगर हमें ये पता है तो very good. Area of trapezium is half times a plus b into h. A and b are parallel sides and h is the height. And एक यहाँ पे मिस हो गया, area of rhombus. So area of rhombus is given by half d1 cross d2, where d1 and d2 are the diagonals of the rhombus. सो आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली हमें अब 3D शेप्स का मेंसुरेशन देखना है। तो सिलेंडर, क्यूब, प्रिज्म, तो बेसिकली क्यूबॉइड है ये, यहाँ पे स्फेयर, पिरामिड, कोन, ठीक है। तो ये सब जो हमारे पास शेप्स हैं दीज आर द 3D शेप्स। हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है? सबसे पहले क्यूबॉइड पे फोकस करना है। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड में। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। लैटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L टाइम्स B टाइम्स H। और लेंथ ऑफ डायगोनल होता है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन फिट इनसाइड द क्यूबॉइड, दैट इज रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये फॉर्मुलेज आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, याद होने चाहिए। आगे क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाना यहाँ पे भूल गए। अगर हम देखें लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4 टाइम्स साइड स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखें तो दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। एंड अगर लेंथ ऑफ डायगोनल देखी जाए तो दैट इज इक्वल टू साइड टाइम्स रूट 3। तो बेसिकली जो पिछला फॉर्मूला था उसमें आप L, B, H तीनों को ए पुट कर दो तो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर, ओके, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो बेसिकली अगर हॉलो सिलेंडर है उसकी आउटर थिकनेस होगी, उसकी इनर थिकनेस होगी। तो आउटर थिकनेस माइनस इनर थिकनेस, यहाँ पे ये कुछ T होगी। तो अगर हमें इसका एरिया देखना है तो हम देखेंगे सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला, कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला। तो दोनों कर्व सरफेस एरियाज को ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिल गया। अगर हम ऊपर वाली सर्कुलर इस रिंग का एरिया देखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम ट्वाइस कर देंगे
तो हमारे पास इस कर्व सरफेस एरिया को ऐड करके हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड अगर निकालना हो तो पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो सिंपली ये चीजें आपको याद रखनी है दैट सी एस ए ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर हॉलो नहीं है देन इट इज 2 पाई आर एच, टी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन। फॉर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर, हाइट h एंड स्लांट हाइट l, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया जो होता है दैट इज पाई टाइम्स आर प्लस एल टाइम्स आर। तो पाई आर एल में अगर हम नीचे बेस वाला एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद स्फेयर आता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, sorry, surface area is given by 4 pi r square and the volume is given by 4/3 pi r cube. So इसमें कोई lateral surface area नहीं होता है, इसमें सिर्फ total surface area होता है एंड उसी को surface area बोलते हैं 4 pi r square। जबकि अगर हेमिस्फेयर देखें तो हेमिस्फेयर के केस में हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस जो होता है या फिर एरिया ऑफ द टॉप जो है उसको पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज गिवन बाय 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर था 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो हो जाएगा दैट इज उसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने लेट से एक ये टॉप है, दिस इज अ कोन एंड दिस इज अ हेमिस्फेयर। कोन और हेमिस्फेयर को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आइसक्रीम कोन बन जाएगा। तो इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसी कुछ चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली दो टाइप्स के डेटा होते हैं। जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से डेटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। जो कॉमन सोर्सेज, बुक्स, पर्सनल सोर्सेज, सर्वेज, इन सब चीज़ों से हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा इज दिस। उसके बाद जो डेटा होता है उसको हम रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा बोल देते हैं, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल्स में उसको बांट दिया है देन इट इज कॉल्ड अ ग्रुप डेटा। तो क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 एंड क्लास मार्क क्या होता है? एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इस केस में स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th में हम मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेटर बना हुआ है, तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है? अगर सिंपल डेटा है तो हम सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सिग्मा xi अपॉन n दैट इज इक्वल टू मीन। अब ये सिग्मा क्या होता है? बेसिकली xi में अगर हम i की वैल्यूज को वेरी करते रहेंगे 1 2 3 4 अप टू n, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn, तो ये सब हो जाएगा सम विच इज कॉल्ड एज सिग्मा xi और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 मैचेस में एक क्रिकेटर, इस क्रिकेटर के हमारे पास स्कोर्स हैं, तो उसका अगर मीन निकालना है तो सारे स्कोर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो कमेंट इन द आंसर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे पास मीन ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा आ जाएगा। तो मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, एक्साइज आएंगे, एफआई हमें पता है, एफआई एक्सआई का प्रोडक्ट देखेंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे। तो समेशन एफआई एक्सआई निकाल के उसको समेशन एफआई से डिवाइड करके वी विल गेट द मीन। उसके बाद हमारे पास आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक एक्सआई में से हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से जो मिडल वैल्यू है उसको हमने ए मान लिया, एज्यूम मीन है वो हमारे पास। तो सेंट्रल वैल्यूज में से कोई क्लास मार्क हम चूज कर लेंगे, उसको एज्यूम मीन बोलेंगे। और उसके बाद हम उस एज्यूम मीन से एक्सआई की डेविएशंस देखेंगे, तो डी आई दैट विल बी इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द assume mean, the mean with the help of assume mean method। उसके बाद आता है step deviation method। इस केस में we have to go one step ahead। इसके बाद जैसे कि हमने एक assume mean लेके deviations निकाले थे, उन deviations को क्लास साइज से डिवाइड करके h आएगा, ui आएगा xi माइनस ए अपॉन एच, fi ui कैलकुलेट करेंगे, उनका समेशन देखेंगे, तो a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi टाइम्स h दैट विल बी इक्वल टू मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड। अगर हमारे पास मीन है x बार और सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने लेट से k से ऐड कर दिया या k से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मीन में भी सेम चेंज आ जाएगा, उसमें भी k ऐड हो जाएगा या k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस में k मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, मीन में भी सेम चीज हो जाएगी, k मल्टीप्लाई या
डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मोड पे। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास पता होनी चाहिए किसी भी डेटा का। मॉडल क्लास क्या होती है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो सबसे फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द मॉडल क्लास। जिस क्लास में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको मॉडल क्लास बोल देंगे। अगर मॉडल क्लास हमें पता लग गई तो हमें ये सब चीजें देखनी है। ये फॉर्मूला हमें नोट करना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या है यहाँ पे? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 is the frequency of previous class, F2 is the frequency of next class, L is the lower limit of the model class, H is the class size। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करके हम मोड निकाल सकते हैं। तो मीडियन क्या होती है? बेसिकली अगर कोई आपको डेटा सिंपल गिवन है, अनग्रुप डेटा, तो उस केस में हम मीडियन निकाल सकते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू देख के। अगर लेट से हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4, इसमें हमारे पास दो मिडल टर्म्स आएंगी, इन दोनों का एवरेज निकाल के हमारे पास मीडियन आएगा, दैट विल बी 2.5। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो मिडल वैल्यूज आई, इन दोनों मिडल वैल्यूज का जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, इन दोनों मिडल वैल्यूज का जब एवरेज करेंगे, दैट विल गिव यू द मीडियन। आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव मीडियन फॉर्मूला फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव द फॉर्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F टाइम्स H। तो यहाँ पे ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्लास फाइंड करने का वे है कि सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम देखेंगे n बाय 2 से जस्ट नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। दैट विल बी द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L हो जाएगा, N तो हमें पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास CF हो जाएगा, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन क्लास, H इज द क्लास साइज, ठीक है। तो L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द मीडियन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ एक पे ही फोकस करना है, लेस देन टाइप पे। मोर देन टाइप इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। ओगाइव कर्व जब हम बनाते थे, ओगिव कर्व जब बनाते थे, उस केस में इन दोनों की जरूरत होती थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होप आपको बनाना आता होगा। तो points to be noted, some points to be noted are there. In some problems, median class happened to be the first class, the interval, then cumulative frequency preceding class is taken to be 0। तो बेसिकली अगर क्यूमुलेटिव जो मीडियन क्लास है वो पहली ही क्लास आ जाए तो पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम 0 ले लेते हैं। मीडियन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, विच मीन कांट बी, ठीक है। मीन को हम ग्राफिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते, पर मीडियन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो बनाया स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मैंने सारे जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, इस फॉर्मूले के बहुत सारे एमसीक्यूज थे। इस चीज को भी एक एमसीक्यू में पूछा गया था, आप उसके सारे एमसीक्यूज एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट विल बी अ गुड रिवीजन फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी पे, नॉट मच टू डिस्कस हियर। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। जब आउटकम्स हमारे वेल डिफाइंड होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। बस हमें ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम आएगा, ठीक है। उनका हमें ये पता होता है कि ये आउटकम आ सकते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करने पे दो आउटकम्स आ सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि डेफिनेटली कौन सा आउटकम आएगा। ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सैंपल स्पेस, अगर जितने भी सारे आउटकम्स हैं उन सबको एक सेट में बना लिया जाए। सेट क्या होता है? बेसिकली कर्ली ब्रेसेस में आप जितने भी आउटकम्स हैं सबको लिख दो सेपरेटेड बाय कॉमास, देन इट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? रिजल्ट और आउटकम्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स एंड आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो इन्हीं आउटकम्स को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं, लेट से मेरे पास एक डाइस है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे आउटकम्स आते हैं। तो अगर मुझे लेट से एक आउटकम, एक इवेंट चाहिए गेटिंग एन इवन नंबर, तो 2 4 6, तो ई को मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा 2 4 6। नाउ दिस इज वन इवेंट, तो कैपिटल लेटर्स में इवेंट को लिखा जाता है। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम आउटकम्स। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, अगर सिर्फ एक आउटकम होगा इवेंट में, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री, या फिर सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। या कंपाउंड इवेंट, अगर मोर देन वन आउटकम होंगे तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। अब ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, जब भी हमारे पास एक इवेंट है वो अकर कर रहा है, ठीक है, तो अगर आउटकम उसका मेंशन्ड होगा इवेंट में, तभी हम बोलेंगे कि वो इवेंट अकर कर रहा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, दो और मोर लाइकली इवेंट्स को इक्वली लाइकली तब बोला जाएगा जब उनकी इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, probability of getting a even number, probability of getting an odd number on a dice, इन सब की probability is equal to half। तो ये सारे equally likely हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे different हों, ठीक है। ये दोनों आपस में different है,
पर ये जो है दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। अच्छा, आगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स। अब कॉइन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं ब्रॉडली, हेड्स और टेल्स, दोनों के आने के 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हेड्स और टेल्स दो आउटकम्स होते हैं। और अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो एच टी, एच एच, टी एच, टी टी, तो इस तरह से हमारे पास 4 आउटकम्स होंगे। और अगर आप आउटकम्स लिखना देखना चाहते हैं तो उनमें आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। मैंने एक बार पूरा एक शॉर्ट बनाया हुआ है। इन फैक्ट जो प्रोबेबिलिटी का फुल लेंथ वीडियो है एमसीक्यूज का, उसमें मैंने डाइस के एज वेल एज कॉइन्स के आउटकम सब बनाने सिखाए हैं। तो डाइस के भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया है तो 6 स्क्वायर दैट इज 36 आउटकम्स होंगे। 6 टू द पावर n इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कार्ड्स की जो केस होता है, कार्ड्स के केस में ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस होता है, ठीक है। और उसके बाद 2 से लेकर 10 तक, ये सारे कार्ड्स को नंबर्ड कार्ड्स बोलते हैं, 1 से लेकर एस से लेकर 10 तक। और बाकी जो 3 कार्ड्स होते हैं उसको फेस कार्ड्स बोलते हैं। ऐसे हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स। ये जो 2 सूट्स होते हैं दीज आर ब्लैक कार्ड्स, ये 2 सूट्स आर कॉल्ड एज रेड कार्ड्स। और 13 हमारे पास हर एक सूट में कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एक की अकरेंस होने से दूसरे एक अकर मतलब 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब हैं जब वो एक साथ अकर नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि occurrence of any one of them excludes the occurrence of other events. Complementary events are also mutually exclusive events. If A and B are mutually exclusive events, then the probability of occurrence of either of 2 events is equal to probability of occurrence of A plus probability of occurrence of B. अब probability निकाली कैसे जाती है? बेसिकली probability का फॉर्मूला होता है probability is equal to of any event is equal to favorable outcomes divided by total number of outcomes. So this is the basic formula of probability. And what do we mean by complementary event? तो complementary event का मतलब होता है probability of not happening of event E, this is equal to 1 minus probability of E. Now last topic is, अगर हमारे पास है एक इवेंट होने के P चांसेस हैं, इवेंट ना होने के Q चांसेस हैं, तो odds in favor एक नाम की चीज होती है, तो that is given by P by Q, odds against is given by Q by P, and probability of happening of E will be given by P upon P plus Q. So this is all about probability and this was the revision of the last 7 chapters. So I hope कि आप कल का एग्जाम एस करके आएं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आपके 11th में भी ये सब वीडियोस काम आने वाले हैं जो मैं बनाता हूँ इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।